वेलकम टू अपनी कक्षा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाली हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जिसके लिए आप बच्चे इतना परेशान होते हो, तो उसके लिए ये वीडियो है। डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपका बायो का चैप्टर है, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हम इसमें कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए सारे आंसर्स करने वाले हैं, तो अपनी नोटबुक भी निकाल लो और बुक भी निकाल लो। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स, कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के एडवांटेजेस क्या है, क्यों करना है क्लासिफाई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम क्लासिफाई कर देते हैं, इतनी सारी स्पीशीज है, देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, तो उनको क्लासिफाई करने के लिए इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो क्लासिफाई करने से ना हमें उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत सारी स्पीशीज है, सबके बारे में पढ़ना है। मैंने आपको एक स्कूल का एग्जांपल दिया था, मान लो ये सारी स्पीशीज एक स्कूल में है और आपको उनको क्लासेस में बांटना है, सेक्शंस में बांटना है, सारे ग्रुप्स बनाने हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। उसके फायदे क्या क्या होंगे आपको पता चल जाएगा ना, सेम ग्रुप वाले किसके अंदर आने वाले। सो ब्रॉड इंफॉर्मेशन, हम उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं अगर हम उनको क्लासिफाई कर सके। नेक्स्ट, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है ना, हम और मंकीज जो है वो रिलेटेड हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स सेम थे। बर्ड्स और रेप्टाइल्स, एलिगेटर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनके एंसेस्टर्स सेम थे। तो ये जो आपको रिलेशनशिप पता चली, कैसे पता चली, क्योंकि हमने क्लासिफाई कर दिया ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद की टू अंडरस्टैंड एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अगर हमें पता चल जाए कि इस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक सेम है, तो हम उनकी स्टडी करेंगे, उनके जीन्स की स्टडी करेंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि उनके जो एंसेस्टर्स थे वो किस तरीके से हुआ करते थे। नेक्स्ट, डेवलप्स मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे स्कूल से कौन से प्लांट्स और एनिमल्स गायब हो रहे हैं, किसका अमाउंट कम हो रहा है, उसका भी तो पता लगा सकते हैं क्लासिफाई करने के बाद। अगर कोई स्पीशीज ऑलरेडी कम अमाउंट में प्रेजेंट है हमारी अर्थ के ऊपर, तब हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, बट कंजर्व करने से पहले क्लासिफाई भी तो करना पड़ेगा, या फिर रैंडम हम लिस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू चूज बिटवीन टू कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग अ हायरार्की क्लासिफिकेशन। हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं जिसके बेस पर हम उनको क्लासिफाई करने वाले हैं। जैसे अगर मुझे एक बच्चा 5th स्टैंडर्ड में डालना है और एक बच्चा 8th स्टैंडर्ड में डालना है, तो मैं उनका मैथ और साइंस का टेस्ट ले लूंगी और जितने मार्क्स आएंगे उस हिसाब से मैं उनको डाल दूंगी। तो मैंने क्या लिया, यहाँ पर टेस्ट लिया। वो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप क्लासिफाई करते टाइम क्या क्या चीजें देखने वाले हो, किस बेसिस पे आप क्लासिफाई करने वाले हो। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर, वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। सो पहले तो ये पॉइंट आ जाएगा, क्या देखना है हमने, आइदर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये हो जाएगी हमारी पहली डिवीजन, कि किस तरीके से, जब आपने देखो क्लासिफाई करते टाइम चैप्टर भी पढ़ा था, तो हम लिख देते थे ना, ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। तो वो एक बेसिस रहा है सेल के स्ट्रक्चर का। उसके बाद सेल का नंबर, एक सेल से बना हुआ है तो यूनिसेल्यूलर, ज्यादा सेल से बना हुआ है तो मल्टी सेल्यूलर, सिंपल। उसके बाद थर्ड जो हमें देखना है, न्यूट्रिशन, खाने का मोड कौन सा है, ऑटोट्रॉफिक, अगर खुद बना रहा है तो, हेट्रोट्रॉफिक अगर दूसरों से ले रहा है तो। अब हेट्रोट्रॉफिक के अंदर ही आ जाते हैं वो जो पैरासिटिक और सिम्बायोटिक वगैरह सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं ना, वो इसी के अंदर आ जाते हैं। तो दो मेन कैटेगरीज हो गई, ऑटोट्रॉफिक खुद बनाने वाला या दूसरों से लेने वाला, सेल नंबर यूनी है या मल्टी है, उसके बाद सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेते हैं और हम चूज कर सकते हैं कि कौन सा हमने क्या पूछा उसने, हाउ वुड यू चूज बिटवीन टू कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड। सो हम इन कैटेगरीज को देखते हुए डाल सकते हैं ग्रुप्स में। एक्सप्लेन द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स। 5 किंगडम कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और लास्ट में आ जाएगा एनिमैलिया। क्या स्टार्टिंग में ही 5 किंगडम्स आ गए थे? नो, सबसे पहले 2 किंगडम से शुरुआत हुई थी, प्लांट्स और एनिमल्स। इनफ नहीं था ये, उसके बाद मोनेरा आ गया,
3 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया और लास्ट में आया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो अभी भी कंटिन्यूड है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमें इसको भी और ज्यादा क्लासिफाई करना पड़े, बट दीज आर द 5 मेन किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब किन कैरेक्टर्स को देखते हुए क्या बेसिस रखा हमने इनको डिवाइड करने का, चलिए जानते हैं। वही जो अभी हमने पढ़ा दैट व्हाट आर द बेसिस। आप देखोगे इसमें सेल का स्ट्रक्चर यानी कि ये प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। आप सेल वॉल भी देखोगे, सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट है और किसके अंदर एब्सेंट है। मोनेरा के अंदर बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं, हमने सेम उसमें रख दिया। प्रोकैरियोटिक थे मोनेरा वाले, मोस्टली प्रोकैरियोटिक होते हैं मोनेरा वाले, तो हमने क्या बेसिस रखा, सेल का स्ट्रक्चर। बाकी सारे यूकैरियोटिक हो गए, तो इसी बेस पर हमने बना दिए ना। और भी हमने बेसिस देखे, सेल स्ट्रक्चर, सेल नंबर, यूनिसेल्यूलर है या फिर मल्टीसेल्यूलर है। अगेन आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना होगा, ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेट्रोट्रॉफिक है, उसमें से भी पैरासिटिक है, सिम्बायोटिक है, वो सब आपको देखना है। देन लास्ट बेसिस एक और होने वाला है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट में आ जाता है ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना ज्यादा रिलेटेड है। ऐसे मान के चलो जो नए, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है ना, वो बहुत पुराने हैं, प्रिमिटिव है। जिस सिंपल से मेरा क्या मतलब है, एक ही सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इतने अच्छे से प्रोटेक्टिव नहीं है, यानी कि मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रही हूं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स बड़े ही सिंपल से होते हैं, प्रिमिटिव है, पुराने हैं। यूकैरियोटिक सेल्स नए हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उनके अंदर ज्यादा फीचर्स घुसे हुए हैं, सो दे आर मोर न्यू, नए हैं, ये एडवांस्ड हैं। सो उसी बेसिस पर हमने ये ग्रुप्स बना दिए। तो आपको आंसर में ये 4 बेसिस लिखने हैं एक्सप्लेन करके, व्हाट आर द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स, दीज आर द सर्टेन बेसिस। इसके आगे भी लिखोगे, इट शुड आइदर इट इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, आइदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेल्युलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। तो 4 पॉइंट्स बनाकर आप इसमें लिख के आने वाले हो, व्हाट इज द बेसिस फॉर ग्रुपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर डिविजन्स इन द प्लांटेई, व्हाट इज द बेसिस फॉर दीज डिवीजन। प्लांटेई को किस किस में डिवाइड किया था हमने, प्लांटेई में बाकी सारी फर्दर डिवीजन थी, हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, 5 थी ना। ठीक है, जल्दी से अपनी कॉपी में ना पहले ही उनके नाम लिख लो, कौन कौन सा था। सबसे पहले आता था आपका थैलोफाइटा, फिर क्या आता था, ब्रायोफाइटा, फिर क्या आता था, टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म्स, एंड लास्ट में थे आपके एंजियोस्पर्म्स। कुछ एग्जाम्पल्स याद आए इसके बच्चों? अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप वीडियो देखो, पहले चैप्टर रिवाइज करो या एनसीईआरटी भी खोल के बैठ लोगे तो भी सब कुछ समझ आ जाएगा। थैलोफाइटा बिल्कुल लोअर लेवल वाले ऑर्गेनिज्म से, इसके एग्जांपल्स थे आपकी एल्गी है ना, काई, उसके बाद ब्रायोफाइटा, मॉसेस। रूट स्टेम और लीव्स का मेन डिफरेंस होता है प्लांट्स में अगर देखा जाए तो लास्ट तक आते आते बड़े सुंदर रूट स्टेम लीव्स फ्लावर सब कुछ है, बट ये एल्गी के अंदर कुछ भी नहीं था, रूट स्टेम लीव्स वगैरह। मॉसेस के अंदर भी रूट स्टेम लीव्स की डिवीजन नहीं दिखती है। टेरिडोफाइटा में जाकर थोड़ा सा रूट स्टेम लीव्स वाला मॉडिफिकेशन दिखता है। इसका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, फर्न्स। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, यहाँ पर कॉर्न्स और पाइन्स आ जाएंगे, विदाउट फ्लावर वाले हैं ना ये, और एंजियोस्पर्म जितने भी फ्लावर वाले आपके प्लांट्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे एंजियोस्पर्म्स के अंदर। सो दिस वाज द मेजर डिवीजन। ये प्लांटेई की 5 डिवीजन है। आप भी अपने आंसर में इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाकर आना, नाम लिखना, एग्जाम्पल्स लिखना, एक आध की फीचर याद है तो वो भी लिखाना, बस मिल जाएंगे आपको मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग डिवीजन इन प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द क्राइटेरिया फॉर डिवाइडिंग द सब ग्रुप्स अमंग एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को क्लासिफाई करना है तो क्या क्या हम बेसिस देखने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम डिवाइड करेंगे। तो प्लांट्स का पहले देख लेते हैं कि हम किस हेल्प से उसको डिवाइड करने वाले हैं। प्लांट्स में हम सबसे पहले क्या देखेंगे,
डिवीजन इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, डिवीजन इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ये हमें 3 चीजें देखनी है पहले कि ये हो रही है डिवीजन या नहीं हो रही है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स या फिर सीड्स। किसकी हेल्प से, उनके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि स्पोर्स बन रहे हैं या सीड्स बन रहे हैं रिप्रोडक्शन के लिए। उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है। कुछ प्लांट्स जो लोअर वाले होते हैं उनके अंदर स्पोर्स बनते हैं और जो कॉम्प्लेक्स हो गए उनके अंदर सीड्स बनते हैं। तो टाइप ऑफ सीड भी आपको बाद में देखना पड़ेगा जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर था। उसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, बेसिस हम देखेंगे वैस्कुलर बंडल्स, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। कितने अच्छे से जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। जो अगेन सिंपल ऑर्गेनिजम्स है लोअर लेवल पे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम इतने अच्छे से डेवलप भी नहीं होता। जो एंजियोस्पर्म्स है उनका जाइलम और फ्लोएम सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। तो ये एक बेसिस बन गया ना, जिसकी हेल्प से आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन से ग्रुप के अंदर प्लांट्स को डालना है। वैस्कुलर बंडल्स के बाद आपको नेक्स्ट क्या देखना है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स हो गया, डिवीजन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। वैस्कुलर बंडल्स के बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, कि फ्रूट्स जो है वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सो दिस वॉज द सिंपल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो आप कर सकते हो प्लांट्स के अंदर। अब देखो एनिमल्स के अंदर हम क्या क्या देखने वाले। क्या आपको एनिमल्स में सारी चीजें देखनी है? बिल्कुल भी नहीं। आप एनिमल्स में क्या देखोगे, either they are autotrophic or heterotrophic and the result is that most of the animals are heterotrophic। आप एनिमल्स के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज देखने वाले हो। देखो आप एनिमल्स में देखोगे सिलोम के बारे में, सिलोम कैसा है, आप बॉडी की सिमेट्री देखते हो, आप टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखते हो। सारे हेटेरोट्रॉफिक है पर हेटेरोट्रॉफिक में भी कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन है ये सब देखते हो, राइट। सिलोम, सिमेट्री, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन भी देखते हो बच्चों। सेल्यूलर लेवल पर है, टिश्यू लेवल पर है या फिर ऑर्गन लेवल पर है, ये वाला लेवल भी आप देखते हो ऑर्गेनाइजेशन का। सिलोम के हिसाब से हम सिलोमेट, एसिलोमेट ऐसे कैटेगरीज बना रहे थे। सो दोज वर द बेसिस ऑफ कैटेगराइजिंग इन एनिमल्स एंड दीज आर द बेसिस ऑफ कैटेगराइजिंग इन प्लांट्स। तो ये 4 होते हैं प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर तो बहुत सारे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिलोम, सिमेट्री, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम वर्टिब्रेट वाला भी तो देख रहे थे कि वर्टिब्रेट है या नहीं है। सो लोकेशन रहता कहां पर है वो, ये सारे उसकी कैटेगरीज थी। दीज आर द मेन बेसिस, वो एनिमल्स वाली, ये वाली प्लांट्स वाली। याद हो जाएगा। आप भी इस तरीके से चार्ट बना लो, एक जगह एनिमल्स का बेसिस लिख लिया, एक जगह प्लांट्स का बेसिस लिख लिया, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका, हाउ एनिमल्स इन वर्टिब्रा आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सब ग्रुप्स। तो वर्टिब्रा के भी बाद में सब ग्रुप्स बन गए थे, वो कैसे हुए। सबसे पहला है आपका पाइसेस। पाइसेस का डिवीजन कैसे हुआ, पाइसेस एक सब ग्रुप है। उसके बाद ये जो आपके बाकी वाले हैं, दीज 4 आर टेट्रापॉड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ये आपके क्या है, टेट्रापॉड्स है। टेट्रापॉड्स 4 कैटेगरीज बनी हुई है ना, इसलिए इसका नाम रख दिया टेट्रापॉड्स। अब आपको इसके ना स्पेशल फीचर्स एक तरीके से लिखने होंगे कि क्या क्या आपको इनके अंदर ये जो सब ग्रुप्स बने क्या देखकर बने। अगर हम पाइसेस की बात करें, इनको हम फिश भी बोलते हैं, तो फिश के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टेल, फिन, दे आर एक्वेटिक, पानी में रहने वाले हैं। इनका लोकोमोशन किसकी हेल्प से होगा, टेल और फिन्स की हेल्प से होगा। कहाँ रहने वाले हैं, हैबिटेट हो गई इनकी एक्वेटिक। उसके बाद अगर हम इनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स की बात करें तो दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, है ना, जिससे ये ब्रीदिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हो गए फिश के, पाइसेस के। उसके बाद आ जाते हैं हम एम्फीबियंस के ऊपर। एम्फीबियंस के अंदर आ जाएंगे आपके टॉड्स, फ्रॉग्स, ये सारे क्या हो गए आपके एम्फीबियंस। कहाँ रहेंगे ये, इनकी हैबिटेट क्या होने वाली है, लैंड एंड वाटर बोथ, तभी तो इनका नाम एम्फीबियंस रखा गया है। या फिर एम्फीबियंस कर लो, इसको एम्फीबिया भी बोल सकते हैं। लैंड वाटर दोनों में रहते हैं ये,
ऑल्सो इनके पास अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो फ्रॉग्स जंप करके मूव करता है ना, सो दे हॉप और जंप टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हम इनके अंदर रेस्पिरेशन की बात करें बच्चों, तो रेस्पिरेशन के लिए दे हैव बोथ लंग्स एज वेल एज गिल्स एंड समटाइम्स मॉइस्ट स्किन ऑल्सो। हम इसके अंदर अगर फ्रॉग की बात करें ना, तो फ्रॉग जो है वो एग्स कहाँ ले करते हैं, पानी के अंदर। तो जो बेबी फ्रॉग होगा, टैडपॉल वगैरह होगा, उसके अंदर ब्रीदिंग हो रही होती है गिल्स की हेल्प से। जब फ्रॉग बड़ा हो जाता है और लैंड पर आने की कोशिश करता है, तब वो ब्रीथ करता है लंग्स की हेल्प से। साथ ही साथ उनकी स्किन के ऊपर स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमने क्या लिखा, मॉइस्ट स्किन, इसकी हेल्प से ये क्या करेंगे, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स के अंदर क्या आ जाएगा, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स वगैरह आ जाएंगे। हाउ दे वॉक, हाउ डू दे वॉक, मूव कैसे करते हैं ये, दे क्रॉल। लिजर्ड जिस तरीके से मूव करती है, रेप्टाइल्स जिस तरीके से मूव करते हैं, दे आर एक्चुअली क्रॉलिंग। और इनकी जो टेल वगैरह होती है दैट इज वेरी रफ, और भी हम बोल सकते हैं हार्ड स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा, दैट इज नॉट सॉफ्ट। इसकी तरह जैसे इनकी बॉडी कैसी होती है, एक तो ये याद रखना स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है फिश की। क्या इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगी, नो, रेप्टाइल्स की बॉडी स्ट्रीमलाइंड नहीं होती है। देयर टेल इज वेरी प्रोमिनेंट, रेप्टाइल्स के अंदर टेल बहुत प्रोमिनेंट दिख जाती है। और रेप्टाइल्स के अगर हम फीचर्स की बात करें, रेस्पिरेशन हो रहा होगा लंग्स की हेल्प से, राइट। अगर हम एव्स की बात करें तो एव्स के अंदर आ जाते हैं मोस्टली बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई करते हैं, सो दे हैव फेदर्स फॉर फ्लाइंग, विंग्स फॉर फ्लाइंग। इनके पास बीक होती है, दे डोंट हैव एनी जॉ। बीक होगी फॉर फूड एंड ऑल, इनके पास बीक होगी, नो, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग जॉ। मैं रेप्टाइल्स में अगर क्रोकोडाइल्स की बात करूं, सो आप लिख सकते हो क्रोकोडाइल्स हैव स्ट्रॉन्ग जॉ। एंड इनकी स्किन भी कैसी होती है, काफी थिक होती है, स्किन इज थिक एंड टफ। वहीं पर अगर हम बर्ड्स की बात करें, सो दे आर मेंट फॉर फ्लाइंग, इसलिए इनकी जो बोन्स होती है दोज आर होलो, होलो बोन्स। बोन्स का लाइट होना जरूरी है ना, क्योंकि बर्ड्स को फ्लाई करना है, सो देयर बोन इज होलो, होलो होगी। आगे आ जाओ मेमेलिया के अंदर। मेमेलिया का नाम मेमेलिया पता है क्यों रखा, बिकॉज ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, दिस इज देयर स्पेशल फीचर। ह्यूमंस भी मेमेलियंस के अंदर ही आते हैं, दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स मदर्स के पास स्पेशली प्रेजेंट होते हैं ताकि वो अपनी बेबी को फीड कर सके, नरिशमेंट दे सके। सो दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, हेयर ऑन बॉडी, दे आर ऑल्सो विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है, जो यंग वंस को बर्थ दे। ओविपेरस मतलब एग्स लेकर, ठीक है, एंड विविपेरस मतलब यंग वंस को बर्थ देना। सो दे आर मोस्टली विविपेरस। दीज आर द सब कैटेगरीज। हमने अलग अलग इनके मेन फीचर्स भी लिख दिए, कहाँ पर मिलती है हमने वो भी लिख दिया। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, सो दे आर फाउंड ऑन लैंड। बर्ड्स की बात करें, सो दे लिव ऑन ट्रीज एंड मोस्टली दे फ्लाई। इफ यू टॉक अबाउट मेमेलिया, तो इसके अंदर तो बहुत ज्यादा कैटेगरीज आ जाएंगी हैबिटेट की। सो दीज आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट फीचर्स। ऐसा कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, आपने सिर्फ ऑर्गेनाइज करके लिख दिया है कि वर्टिब्रा को हमने कैसे क्लासिफाई किया। याद क्या रखना है, वर्टिब्रा के दो सब ग्रुप्स हैं, पहला हो गया पाइसेस और दूसरा हो गया टेट्रापॉड्स। और फिर टेट्रापॉड्स की बाकी क्लासिफिकेशन होती है, ये कौन कौन सी है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, बर्ड्स भी बोलेंगे, एंड मेमेलिया। एग्जाम्पल्स याद कर लेना, दैट्स इट। So we have successfully completed back exercise of this chapter also. We will soon come up with the next video and more questions and answers. Till then, take care of yourself.